मियां ने, जिन्हें अदबी दुनिया शम्स बदायूनी के नाम से जानती है, बतौर शायर अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया था। लेकिन अदबी हल्के में आप बतौर मुहक्किक और नाक़िद शोहरत रखते हैं। आपने तहक़ीक़ और तनक़ीद में कुछ मौज़ूआत पर इख्तिसासी तौर पर काम किया है और आपकी तहक़ीक़ और तनक़ीद का सबसे अहम महवर ग़ालिबियत है। आप खुद को जुज़ वक्ती अदीब कहते हैं, लेकिन कैफियत और कमियत के लिहाज से कई मुस्तकिल अदीबों से ज़्यादा आपने लिखा है और अब तक आपकी तकरीबन 2 दर्जन किताबें शाया होकर अरबाब इल्म व अदब की दाद वसूल कर चुकी हैं। आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है उर्दू तहक़ीक़ और तनक़ीद के शोबे में गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में ग़ालिब अवार्ड 2023 बराए उर्दू तहक़ीक़ और तनक़ीद। दूसरा नाम है प्रोफेसर आसिफ नईम सिद्दीकी साहब का। आपको फ़ारसी तहक़ीक़ और तनक़ीद के शोबे में गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में ग़ालिब अवार्ड 2023 बराए फ़ारसी तहक़ीक़ और तनक़ीद पेश किया जा रहा है। भरपूर तालियों के साथ प्रोफेसर आसिफ नईम सिद्दीकी साहब का इस्तक़बाल कीजिए। आप शोबे फ़ारसी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे और हिंदुस्तान और ईरान के मौक़िर इदारों में आपकी तसानीफ़ शाया की हैं। मुल्की और बैरून अक़वामी जराइद में भी 78 मक़ालात की अशात के अलावा आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की कॉमनवेल्थ एकेडमिक स्टाफ फेलोशिप पर लंदन में हिंदुस्तानी फ़ारसी शायरी के मौज़ू पर रिसर्च भी तीसरा अवार्ड है उर्दू नस्र के शोबे में नुमाया तरीन खिदमात के लिए अज़राही कदरदानी ग़ालिब अवार्ड बराए 2023 प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अशरफ साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। पुरज़ोर तालियों के साथ सैयद मोहम्मद अशरफ साहब का खैर मक़बूल कीजिए। तारुफ तो इतना तफसीली है कि अगर हम बयान करना चाहें तो दफ्तर भी जो है वो कम है। जी, अपने फिक्शन में एक मुनफरिद अंदाज है आपका। अपने बयानिया के लिए ख़ासतौर पर पहचान रखते हैं। ऐसी पुरतासीर रम्ज़ व इस्तिआरा से भरपूर और रोशन नस्र लिखने वाले अदीब आज के दौर में खाल खाल ही मिलेंगे। आप चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स और 2019 में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन के ओहदे से सुबुकदोश हुए। फ़िलहाल अलीगढ़ में अलबरकात के मुख्तलिफ इदारों की सरपरस्ती के साथ साथ शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी है। जनाब खलील मामून साहब की खिदमत में उर्दू शायरी के शोबे में गरा बहा खिदमात के एतराफ़ में ग़ालिब अवार्ड बराए 2023 पेश किया जा रहा है। जनाब खलील मामून साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं। ग़ालिब अवार्ड बराए 2023 उर्दू शायरी के शोबे में गरा बहा खिदमात के एतराफ़ में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इनके बारे में तो क्या बताएं, हमने जो कुछ लिखा है वो बताने के लिए वक्त बहुत कम है। मुख्तसर तौर पर अगर अर्ज़ करना चाहें कि आपने शेरी और अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो 1970 में ऑल इंडिया रेडियो से किया। नई नज़्म की तारीख में आपकी पहचान नस्री नज़्म की वजह से है। हालांकि आपने ग़ज़लें भी कही हैं। आपकी किताब लिसान फ़लसफ़े के आईने में अपने मौजू पर एक मुनफरिद दस्तावेज़ है। इस मौजू पर उर्दू तो क्या मगरिब में भी बहुत कम तवज्जो दी गई है। 2008 से 2010 तक आप कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन रहे। दश्ते सहाफ़त की सयाही भी की है आपने। रोज़नामा सालार बेंगलोर के मुदीर रहे। उर्दू के मारूफ जरीदे सौगात और बेंगलोर के नायब मुदीर रिसाला नया अदब के मुदीर की हैसियत से भी आप कदर व मंजिलत की निगाह से देखे जाते हैं। क्या नाम है
जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में बीदावर पैदा। और हम चाहेंगे कि हमें जो कुछ लिखा है वो कहने का मौका भी जरूर मिले। क्या लुत्फ तारुफ में फनकार अगर बोले, मेरा जो हुनर यही है खुद मुंह से हुनर बोले। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब हिंदुस्तानी सिनेमा में एक एहसास शख्सियत का नाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद 1971 में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और फिर शुरू हुआ जद्दोजहद और कामरानियों का एक लंबा सिलसिला। अपनी बेहतरीन अदाकारी, पुरशकोर आवाज़ के सबब आज आप हर खास आम के दिल की धड़कन बन चुके हैं। 1988 में मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर मबनी टीवी सीरियल मिर्ज़ा गालिब में आपने अपनी अदाकारी के जो जौहर दिखाए, अपने हुनर का जो लोहा मनवाया, आज उस सीरियल के तनाजुर में अगर हम नसीरुद्दीन शाह साहब को देखें तो ऐसा लगता है कि गालिब जो है वो एक बार फिर मुजस्सम हमारे सामने, नज़रों के सामने है। और ये नक्श इतना पायदार है कि आज भी लोग आप में गालिब की शख्सियत को और उस सीरियल में नसीरुद्दीन शाह साहब को तलाश करते हैं। यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम बन गए। कितना अच्छा हो अगर इस वक्त आपसे हम मुअद्दबाना इल्तिमास करें कि तशरीफ लाइए, हम आपकी ज़ुबान गुहरबार से कुछ मुकालमे सुनना चाहते हैं। भरपूर तालियों के साथ हम सब की नज़दीकी बहुत महबूब जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम भाई इधर से हट जाओ यार, हद हो गई। हाँ जी, अब बैठ जाओ। आप सबके मोहब्बत के इस्तकबाल का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर कादरी भैया साइड में हो जाओ यार, हद हो गई यार। वगैरह की जब मैं बातें सुन रहा था, इससे पहले जब मैं इंतज़ार कर रहा था ये जलसा शुरू होने का, और भी आलिम फाजिल हजरात के साथ में बैठा था, तो ऐसा लग रहा था कि चौथी क्लास के बच्चे को हायर सेकेंडरी का इम्तिहान दिलवाई दिया। तो ये भी मुझे मालूम है कि गालिब का कलाम सुनने के लिए अभी नहीं तो बाद में तकाजा ज़रूर होगा, तो मैं आगाज़ गालिब साहब के ही कलाम से करता हूँ। न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जो गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जो गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। न होता घर जुदा तन से, तो जानों पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया का है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि तो क्या। शुक्रिया गालिब साहब की मेहरबानी है और गुलजार भाई की भी। और सच सच कहूँ तो जब मैं मेरा काम शुरू हुआ बतौर पेशेवर अदाकार का 1975 में, और उससे पहले भी जब मैं पेशेवर कलाकार बनने का ख्वाब देखा करता था, ये मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि मिर्ज़ा गालिब की वजह से इतने खैरख्वाह, इतनी शोहरत, इतनी मोहब्बत और इतनी दुआएं मिलेंगी मुझे। मैंने तो सोचा था कि मैं फिल्मी हीरो बनूंगा, जो गाने भी गाता है और कमीने लोगों की पिटाई भी करता है और दुनिया को अपनी जादूगरी से बचा भी लेता है।
खैर ये ख्वाब तो मेरी उम्मीदों से पहले ही सच निकल आया, और जब वो सच निकल आया तो मुझे एहसास हुआ कि ये कितना खोखला ख्वाब था। क्या बात। और मुझे ख्याल आया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी ये है ऐसी फिल्मों का हिस्सा होना जो अपने जमाने की सच्ची तस्वीर हो, क्या कहना। जिनमें हमारे जमाने का सच्चा अक्स दिखाया जाए। क्योंकि फिल्म जो है ड्रामे से अलग, वो 100 साल के बाद भी देखी जाएगी। और कितनी बड़ी त्रासदी होगी आप सोचिए कि 3023 में अगर कोई जानना चाहे कि 2023 का हिंदुस्तान कैसा था, और उन्हें टाइगर जिंदा है जैसी कोई फिल्म मिल जाए। मेरे ख्याल से संजीदा फिल्म बनाने वालों की भी जिम्मेदारी यही है, और मैं उनका साथ देता आया हूं हमेशा। और कभी कभी गलतियां भी की हैं, लेकिन जब तक जिंदा हूं, जब तक सांस चल रही है, मैं अपने इसी को अपना फर्ज समझता हूं। ये तो हो गई फिल्मों की बात। अब चूंकि मुझे ये अवार्ड उर्दू ड्रामे के लिए दिया जा रहा है, इसलिए 2 बातें ड्रामे के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं कि 1979 में जब मैंने अपनी ड्रामा कंपनी खोली, तो मैं और मेरे साथी जो थे उसमें शरीक, हम सब अंग्रेजी की तरबियत पा चुके थे। मैं 5 साल की उम्र से अंग्रेजी पढ़ रहा था, हालांकि उससे पहले अलिफ बेते और कुरान शरीफ की कुछ आयतें भी हमें सिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद मैं उर्दू बिल्कुल भूल गया और तकरीबन मुकम्मल अंग्रेज बनने की कोशिश में लग गया, जब तक मैं अलीगढ़ नहीं गया। और हालांकि उर्दू वो पहली ज़बान थी जो मेरे कानों में पड़ी, और वो पहली ज़बान थी जो मैंने बोलनी सीखी, उसे मैं बिल्कुल भूल गया था। अलीगढ़ जाके वो फिर मुझे याद आई। और फिर 1980 के बाद तकरीबन 10 साल हम लोग अंग्रेजी ड्रामे करते रहे, लेकिन फिर थकान सी होने लगी कि ये फ्रांसीसी और अमेरिकी और बरतानवी और जर्मन नाटक जो हम करते हैं, इनसे हमारा क्या वास्ता। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अजीम हैं और जिनमें दुनिया भर की सच्चाई समोई हुई है, लेकिन एक परदेसी इंसान जैसा बनना, एक परदेसी माहौल को क्रिएट करना, ये हमारे बस का है या नहीं। और मुझे अपने मन से जवाब मिला कि नहीं, इसलिए अपनी ज़बान में ड्रामे करने की ख्वाहिश जगी। अब मैंने तलाश करना शुरू किया उर्दू के ड्रामे। मालूम हुआ कि बहुत कम है। हिंदी में लिखे जाते हैं, मराठी में लिखे जाते हैं, गुजराती में लिखे जाते हैं, बंगला में लिखे जाते हैं, कन्नड़ा में लिखे जाते हैं, मणिपुरी में लिखे जाते हैं, मलयालम में लिखे जाते हैं, उर्दू में नहीं। उसकी एक वजह है जिसको समझाने में ज़रा वक्त लगेगा, उसको उस बात को रहने देते हैं। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मुझे पता चला दास्तान गोई के वजूद का, जो मेरे ख्याल से उर्दू थिएटर का सबसे कदीम शक्ल है। वैसे ही हिंदुस्तान में कथाकार और कथावाचन जो होते हैं, जो आमतौर पे मजहबी किस्म की कहानियाँ बयान करते हैं, लेकिन दास्तान गोई उससे मुख्तलिफ थी। और आगा हश्र और बेदिल जैसे मुसन्निफों का काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। ना मैं लैला मजनू और रुस्तम सोहराब और शीरीन फरहाद की कहानियाँ मंच पे पेश करना चाहता था। तो मैंने उर्दू अदब पढ़ना शुरू किया, और शुरुआत की इस्मत चुगताई साहिबा से। उनकी कहानियाँ पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे ख़ानदान के बारे में बातें कर रही हैं, ये तो जो मेरा गांव है सरधना, उसके बारे में बातें कर रही हैं। हालांकि वो सरधना कभी गई नहीं थी और मेरे ख़ानदान से भी मिली नहीं थी। मंटो साहब की कहानियाँ पढ़ी, मुंशी प्रेमचंद जी का कलाम पढ़ा,